अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीको's लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायनामिक्स। और डायनामिक्स के अंदर हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में एंड अबाउट फ्री फॉल एंड टर्मिनल वेलोसिटी। सो स्टार्ट करते हैं न्यूटन के पहले लॉ के साथ। न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी unless acted on by a resultant force. A body motion of rest or constant velocity unless acted on by an external force. इस लॉ के अंदर हमें कुछ की टर्म्स नजर आ रही हैं और हम उनको अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक कार है एंड इट इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकंड, तो ये लॉ हमें बता रहा है कि इट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से इधर इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स। अब आपने याद रखना है कि एक बॉडी रेस्ट और कांस्टेंट मोशन में सिर्फ तभी होती है when the forces acting on it are balanced। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर उसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो इसका ये मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्सेस, फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी रोड पर ट्रेवल कर रही है, तो उसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस उसके साथ हो सकती हैं। एक तो उसकी ड्राइविंग फोर्स होगी एंड द अदर फोर्स दैट इट विल एक्सपीरियंस विल बी फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो कि रोड के साथ कॉज होती है। इट वुड बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर ड्राइविंग फोर्स 600 न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स भी 600 न्यूटन होगी इफ दिस कार इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। और अगर ये स्टेशनरी है तो भी इसका ये मतलब है कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द बैकवर्ड फोर्स। सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमें बताता है कि अ रिजल्टेंट फोर्स that is acting on a body would cause a change in momentum। अब मोमेंटम क्या है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे, तो अभी इस बात पर हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं कि मोमेंटम क्या है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, this law is also called the law of Newton's law of momentum. Newton's second law is also known as this. बेसिकली हमें ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये लॉ हमें बता रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की एक स्केट बोर्ड पर ट्रैवल कर रही है, इस तरह के किसी स्केट बोर्ड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लगती है, फॉर एग्जांपल अगर उसे पीछे से कोई धक्का देता है, तो दैट फोर्स which would be the resultant force would cause her speed to increase। और अदरवाइज अगर एक रैकेट है और उससे आप एक बॉल को फॉर एग्जांपल जोर से हिट करते हो, तो उस बॉल की ना सिर्फ स्पीड चेंज होगी या डिक्रीज होगी, बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। This is what Newton's second law is talking about when it says on a body in the direction of the force। जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रही होगी, not just any force, it has to be the resultant force, उस ही डायरेक्शन में वो बॉडी ट्रैवल करेगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है that every force has
an equal and opposite reaction. For example, if a body A exerts a force on a body B, then body B will exert equal force but opposite in direction. Opposite in direction. तो ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाते हैं. इसको हम इस तरह में रेफर करते हैं अक्सर औकात एक्शन रिएक्शन पेयर के तौर पर. For example, if you have a balloon, जो कि इस तरह का है, तो अगर एक बलून के अंदर से गैस रिलीज होती है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो इट वुड ऑल्सो, ये उसकी अपवर्ड फोर्स है, तो इट वुड ऑल्सो फेस एयर रेजिस्टेंस when it is going up, which would be equal in the magnitude. Now there's this relation between force and acceleration. जैसे हमने कहा कि एक उसकी स्पीड इंक्रीज होती है अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्पीड इंक्रीजेस, हेंस देयर इज सम एक्सेलरेशन. वरना तो स्पीड और डिक्रीज और इंक्रीज नहीं हो सकती ना. अगर डिक्रीज भी होती है तो देयर इज डिसेलरेशन, एंड इफ इट्स इंक्रीजिंग देन देयर इज ऑब्वियसली एक्सेलरेशन. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बताता है कि ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट इफ देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. Which proportionality gives us this famous formula which we called F is equals to ma resultant force, m is for the mass, and a is the acceleration. इनके आपने ऐसा यूनिट्स कभी भुलाने नहीं है. अब जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी. हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो सकता है कि गाड़ी इधर ट्रेवल कर रही हो और फोर्स रिजल्टेंट इधर हो क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, लेकिन स्टिल इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो बिकॉज अभी उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है. इवन दो इट वुड कॉज डिसेलरेशन, लेकिन वो फिर भी ट्रेवल करती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बताए कि a car is traveling in a straight line and it has force is equals to 100 Newton in the forward direction and the mass of the car is 50. So, the acceleration of the car is 50 meters per second. What is the mass? अगर वो आपसे mass पूछ ले, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हम इस फॉर्मूला को बड़ा इजीली यूज करके आंसर निकाल सकते हैं. जस्ट रीअरेंज और आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोमेंटम. रिमेंबर हमने न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ के अंदर मैंने आपको बताया कि इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम होता क्या है? लीनियर मोमेंटम बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू इट्स मोशन. ठीक है. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल p. अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब डेफिनेशन की बात करें तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट of the mass and velocity of a body. अब मैंने इधर लीनियर मोमेंटम इससे लिखा है क्योंकि हमारे करिकुलम में इस वक्त लीनियर मोमेंटम है. हाउएवर व्हेन यू गो इन ग्रेड 9, ग्रेड 11 और 12, तो उसके अंदर मोमेंटम इन 2D भी आता है. उसके भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हमने वेक्टर रिजॉल्व किए थे. सो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. सो वी कैन से कि p is equals to m into v. v is the velocity, p is the momentum and m is the mass. ठीक हो गया. SI यूनिट की बात करें तो इट इज kg per मीटर सेकेंड. फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब इसकी पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब है इसका मोमेंटम नेगेटिव होगा बिकॉज
मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक हो गया। अब न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें बताया था कि फोर्स कैन कॉज अ चेंज इन मोमेंटम, जिस पर हमने बात की थी कि फोर्स एंड मोमेंटम का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है कि द फोर्स इज डिफाइंड एज, रिमेंबर ग्रेड 7-8 में आपने सुना होगा कि द फोर्स इज अ पुश और अ पुल, लेकिन अब हायर क्लासेस में हम फोर्स की एक नई डेफिनेशन लेके आते हैं, वेयर के फोर्स इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो फोर्स है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फॉर एग्जांपल इस तरह हम अगर इसको लिखें डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। रेट ऑफ चेंज, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम, and that is the force. अब change in momentum is obviously the final momentum, p final minus the initial momentum. That would give us the change momentum, और फिर अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो that would directly give you force. Let's look at a work example. A car of mass 1500 kg hits a wall, mass 1500 kg hits a wall with initial velocity 15 meters per second. It rebounds at 5 meters per second. V final हो जाएगी 5 meters per second and comes to rest after 3 seconds. Calculate the average force experienced by the car. Remember वो हमसे फोर्स मांग रहे हैं, हमने चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम का भी फॉर्मूला देखा है। सो हमने P फाइनल माइनस P इनिशियल करना है। एक सामने जाने वाली को अगर हम पॉजिटिव लें और दूसरे हम नेगेटिव लें तो 1500 into 15 minus the 1500 into the 5, say this is the negative direction and this is the positive direction, तो ये positive हो जाएगा, which gives us delta P हमारे पास आ जाएगा somewhere around this value। अब हमें पता है कि हमने फोर्स कैसे निकालनी है, सॉरी 30,000 नेगेटिव। अब हमें पता है हमने फोर्स निकालनी है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी से। वी जस्ट नीड टू डिवाइड दिस by our time and this would give us our answers in Newton। तो ये थी मोमेंटम और न्यूटन्स लॉ के ऊपर आज के लेसन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।